यहाँ हम चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत की। ओके, थैंक यू रितु। दिल्ली सल्तनत, किसकी चर्चा होने वाली है? तो आज होने वाली है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का समय काल कब से कब तक? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 तक के शासन काल को जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि लगभग 320 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। लेकिन इन 320 वर्षों में 5 वंशों ने शासन किया था, किसी एक वंश ने शासन नहीं किया था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 320 वर्षों के शासन काल में जिन 5 वंशों ने शासन किया, उसमें सबसे पहले गुलाम वंश का शासन था। और गुलाम वंश ने जो शासन किया था वो याद रखिएगा 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक का शासन था। कब से कब तक शासन इन्होंने किया था? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक का शासन इनका रहा। इस वंश को 2 और नामों से जाना जाता है, तो याद रखिएगा, एक दास वंश इनसे कहते हैं और एक ममलुक। इन 3 नामों से इस वंश को जाना जाता है। दूसरा जो प्रमुख वंश था वो था खिलजी वंश। खिलजी वंश। अब खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था? तो इनका शासन रहा 1290 से लेकर 1320 तक। इन्होंने जो है दिल्ली पर शासन किया। उसके पश्चात आए तुगलक। तुगलक वंश ने अपनी नींव रखी। तो तुगलक वंश का जो शासन काल रहा ये 1320 ईस्वी से लेकर कहां तक रहा? इन्होंने शासन किया 1414 ईस्वी तक। यहां ईस्वी सब में ऐड कर लेते हैं। यहां तक इन्होंने शासन किया। इसके पश्चात जो शासन हुआ वो हुआ सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासन रहा वो 1414 से लेकर 1451 तक, याद रखिएगा, इन्होंने शासन किया। और उसके पश्चात प्रथम अफगान वंश जो कहलाते हैं, यानी कि लोदी वंश ने शासन किया। किसने किया? लोदियों का शासन हुआ, तो लोदी वंश। इनका शासन था 1451 से 1526 तक इनका शासन रहा। याद रखिएगा, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में वो बाबर से पराजित होता है। और यहीं से अब दिल्ली पर किसका शासन हो जाता है? तो दिल्ली पर अब शासन हो जाता है मुगल वंश का, यानी मुगल वंश की नींव पड़ जाती है। वैसे जो अंतिम बाबर का युद्ध था उससे वो उसने पूर्ण तरह अधिकार कर लिया था, लेकिन यहाँ से यानी पानीपत के प्रथम युद्ध से जो है उनकी नींव भारत में पड़ जाती है। लगभग इतने ही वर्षों तक का शासन मुगलों का भी रहा था, पर उन्होंने पूरा एक साम्राज्य बनाया, क्योंकि एक ही वंश ने जो है इतने लंबे समय तक शासन किया। यहाँ 5 वंशों ने जो शासन किया। याद रखिएगा, लोदी वंश को प्रथम अफगान वंश भी कहते हैं। अब प्रश्न आप सभी से है कि द्वितीय अफगान वंश किसे कहा जाता है? किस वंश को द्वितीय अफगान वंश के नाम से जाना जाता है? ये इनका समय काल है, थोड़ा क्रम याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में अगर दास वंश के अंतर्गत प्रमुख शासकों की हम बात करें तो 4 ही शासक प्रमुख रहे। एक तो जिसने स्थापना की, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली से शासन नहीं किया था, याद रखिएगा, उसने शासन किया था लाहौर से। हुआ यूं कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक उसका दास था, तो उसके मृत्युपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है? सिंध और मुल्तान, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही आते थे, उन दोनों प्रांतों को छोड़कर उत्तर भारत के बाकी सभी उन क्षेत्रों पर अधिकार किया जिस पर मोहम्मद गोरी ने जीत हासिल की थी। यानी मोहम्मद गोरी के विजित उत्तर भारत के ये सभी क्षेत्र थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। लेकिन उसने शासन कहाँ से किया था?
उसने शासन किया था लाहौर से। दिल्ली से शासन करने वाला पहला जो शासक बना था वो था इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मुख्य है, इल्तुतमिश है। उसके अलावा मध्यकाल की पहली महिला शासिका मुस्लिम कौन थी? रजिया सुल्तान, तो वो एक मुख्य है। और एक प्रमुख शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने रक्त और लोह की नीति, इसके अलावा राजत्व का सिद्धांत, जिले-ई-इलाही की उपाधि और कई प्रमुख कार्य किए थे। जी रितु, बिल्कुल सही है आपका जवाब। जो सूरी डायनेस्टी थे या सूरी वंश जो थे शेर शाह सूरी द्वारा, वो द्वितीय अफगान वंश के नाम से जाने जाते थे। बहुत सही। उसके बाद आया खिलजी। तो खिलजी में एक मेन बहुत ज्यादा हुआ, वो कहलाता है कौन? वो कहलाया आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसने बहुत सारे प्रमुख कार्य किए, काफी प्रशासन में बदलाव किया इसने। तुगलकों में हम दो को मुख्य मान ले सकते हैं। एक तो गयासुद्दीन तुगलक, वो कई बार असफल रहा लेकिन उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक सबसे प्रमुख जो है फिरोज शाह तुगलक, उसने प्रशासन के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। लोदी में इतना ज्यादा सैयद से प्रश्न जो है बहुत कम पूछा जाता है। लोदी में बात करें तो दो हम मेन मानते हैं, एक इब्राहिम लोदी था और एक सिकंदर लोदी। ये दो जो थे प्रमुख माने गए थे। बहलोल लोदी, सॉरी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी से भी प्रश्न पूछा जाता है, पर बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी, ये दोनों से जो है ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा दिल्ली सल्तनत का थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने समझ लिया, ताकि हमारे लिए समझना या प्रश्नों को करना जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्नों की तरफ पहले हम प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहां स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था? आप सभी जानते हैं कि गुलाम वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो हमारा सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मोहम्मद गौरी के मृत्युपरांत उसके विजित उत्तर भारत के मुल्तान और सिंध वाले क्षेत्र को छोड़कर सब पर अधिकार करके गुलाम वंश की नींव रखी थी। लेकिन यहां अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाता कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका सही जवाब होता इल्तुतमिश। या दिल्ली से शासन करने वाला पहला शासक कौन है, तो आपका सही जवाब होता कौन? इल्तुतमिश। क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी, यानी लाहौर से इसने शासन किया था। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज राइट, कुतुबुद्दीन ऐबक। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, देखिए पेपर लीक हो चुका है, पहले ही मैंने बता दिया, लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनऊ थी। रितु ध्यान से, वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा गया होता तो आपका जो जवाब था वो होता, तो आपका जवाब जो होता वो होता इल्तुतमिश। अभी जवाब जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, क्योंकि सिर्फ संस्थापक की बात की है वहां पर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनऊ थी। अभी मैंने बोल दिया कि लाहौर से शासन किया था, तो ऑप्शन ए इज राइट। दिल्ली से पहला जो शासक बना था वो इल्तुतमिश बना था। दिल्ली से शासन करने वाला इल्तुतमिश। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और मुइजुद्दीन गोरी। तो गोरी से कोई यहां नहीं, याद रखिएगा इल्तुतमिश द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत को राजधानी बनाया गया था। बिल्कुल सही, 2 का ए। और तीसरे का जो जवाब है ऑप्शन बी इज राइट, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान, याद रखिएगा, पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी थी रजिया सुल्तान, लेकिन बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई। 1236 से 40 तक ही शासन किया। मंगोलों ने जो है आपसी रूप से गुट बनाकर जो है इन्हें वो गद्दी से हटा दिया, क्योंकि एक महिला शासन करे ये उस बात को जो है नहीं सही से पचा पाए थे, इसलिए उन्होंने जो है बहुत जल्दी ही उसे शासन से हटा दिया। बिल्कुल सही अक्षय, आपका भी जवाब सही है। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासक कौन, सॉरी,
दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। आपको बताना है कौन होगा इसका सही जवाब। ये जवाब आप सभी की तरफ से आना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होगा? दिल्ली का पहला प्रथम जो है मुस्लिम शासक आपको बताना है। ये जवाब आप सभी की तरफ से। बाबा अभी मैंने बोला कि उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया था, उसने दिल्ली से शासन किया ही नहीं था। उसने जो अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर बनाई थी। जब इल्तुतमिश शासक बना तो वो अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली किया था। तो जब यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो जवाब इल्तुतमिश होना चाहिए, और वहीं महिला लिख देता तो रजिया सुल्तान हो जाता जवाब। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से कभी नहीं शासन किया था, उसने लाहौर से शासन किया था। और उसके पश्चात जो उसका बेटा बना था बहुत कम टाइम के लिए शासक, वो भी लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ही था जो कि उसका दामाद भी था, उसने शासन जो है दिल्ली से शुरू की थी। तो ऑप्शन बी इज राइट, इल्तुतमिश। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी प्राचीन समय काल में जो हर्यक वंश का बिंबिसार था उसकी तरह साम्राज्य विस्तार के लिए या अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वैवाहिक नीति अपनाया था। उसने गौरी के और भी जो गुलाम थे या दास थे उनसे वैवाहिक नीति अपनाया था। एक की पुत्री से खुद विवाह किया था, इल्तुतमिश जो कि दास था उससे अपनी पुत्री का विवाह किया था, और एक दास से कुबाचा से शायद अपनी बहन का विवाह किया था। उसने वैवाहिक नीति के तहत जो है राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने या साम्राज्य विस्तार का काम किया था। वहां पर साम्राज्य विस्तार से ज्यादा अपनी जो है मैत्रीपूर्ण संधि करना और राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाना था। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलबन को, इल्तुतमिश। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज राइट, इल्तुतमिश। क्योंकि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का जो है दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम। ये जो है इसका गुलाम हुआ, इसका गुलाम ये हुआ, इसलिए ये गुलाम का गुलाम कहला गया। और इसी से जो है अपनी पुत्री का विवाह किया था, यानी दामाद भी था उसका। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय आया था, इल्तुतमिश के समय आया था, बलबन के समय आया था, ऐबक। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये खिलजी, आपको चंगेज खान जो आया था वो याद रखिए, पहले वो क्या बोलते हैं, दास गुलाम वंश के शासकों के क्रम में। जी बिल्कुल सही, इल्तुतमिश के समय काल में, बहुत सही। चंगेज खां का मूल नाम यानी जो उसका मुख्य नाम था या मेन नाम था वो क्या था? खासुल खान, एसुगई, तेमुचिन, ओगदी। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न देखिए एग्जैक्ट पता हो तो करें, वरना फिर ना करें। सृष्टि आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। तो तेमुचिन नाम था, चंगेज खां जो कि मंगोल शासक था, इसका असली जो नाम था वो तेमुचिन नाम था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? आज का प्रश्न, वैसे भी सारे प्रश्न बिल्कुल कह सकते हैं इजी प्रश्न है, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, बिल्कुल इजी प्रश्न है आज के। रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती और नूरजहां। नूरजहां जहांगीर के समय काल की बात हो रही है तो कोई मतलब नहीं है, वैसे भी आप हटा सकते हैं। चांद बीबी, दुर्गावती, वैसे भी ये बच्चों सा प्रश्न है, बच्चे को भी पता होता है कि रजिया सुल्तान जो थी वो पहली महिला शासिका बनी थी मध्यकाल की, मुस्लिम महिला शासिका। कम टू नेक्स्ट, रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी सत्ता से, गद्दी से हटाने में किसका हाथ था? अफगानों के, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का? आप बताइए किसके
वो मतलब गुट की वजह से रजिया सुल्तान जो है गद्दी से हट गई थी। जी 26 का सभी का जवाब सही है। आगे तो याद रखिए तुर्को अरबों से यहाँ कोई मतलब नहीं है, दो हम हटा सकते। अफगान और मंगोलों में अगर है बताना तो याद रखिएगा मंगोल शासक जो थे, मंगोलों के गुट द्वारा जो है रजिया बेगम को सत्ता से हटाया गया था और फिर उसका भाई जो था उसे बनाया गया था, जो कि एक कमजोर और दुर्बल शासक था, फिर भी उसे बनाया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस, इससे पूर्व भी, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने समय काल में ही ये कहा था कि रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी बनेगी, लेकिन मंगोलों ने उससे पहले भी उसके भाई को कुछ समय काल के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि ये बात की एक महिला शासन करे, और उस समय रजिया सुल्तान जो थी पुरुषों वाले वेशभूषा धारण करती थी। तो ये बात जो है उस समय के जो सामाजिक लोग थे या वहाँ, तो इस बात को वो लोग नहीं वो क्या कह सकते हैं, पचा पा रहे थे कि हाँ एक महिला एक तो शासन कर ही रही है, पुरुषों की वेशभूषा धारण कर रही है, तो इसलिए उन्होंने हटा दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी जो है बार पूछा गया कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है आप कहीं भी मेंस में आप आराम से ऐसी बातें अगर बताते हैं कंपैरिजन करके, तो रक्त एवं लौह की नीति बहुत फेमस है। उसने रक्त एवं लौह नीति के तहत राजत्व का सिद्धांत भी दिया था, किंगशिप थ्योरी दी थी, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, सिजदा एवं पैबोस काफी फेमस था। तो इसका जो जवाब होगा इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज, तो इन दोनों से तो मतलब ही नहीं है। गयासुद्दीन जो बलबन था उसने जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, यहां पर कथन कारण दिए हैं, ध्यान से पढ़ना है, कथन और कारण, और सही जो है जवाब देना है। अक्षय ध्यान से, इल्तुतमिश की बात नहीं हो रही है। इल्तुतमिश ने कब रक्त एवं लौह की नीति दी थी? गयासुद्दीन बलबन, वो था चालीसा दल जो शुरू किया गया था, जिसे कि बलबन ने समाप्त किया था। बलबन का रक्त एवं लौह की नीति था। इसके अलावा याद रखिएगा राजत्व का सिद्धांत था, सिजदा एवं पैबोश वाली प्रथा जो शुरू की थी, और उसके अलावा स्वयं को जिले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहता था। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये यहां से लाइन होनी चाहिए थी। क्या लिख रहा है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने, जी बिल्कुल, क्योंकि बलबन ने चालीसा दल जो होता था निर्णयों में शामिल होते थे शासक के, उसे समाप्त कर दिया था। तो इसने पूरी सत्ता जो है अपने हाथों में रख ली थी। पर क्यों ये सत्ता रखी थी? क्या वो उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि सब कुछ मेरे, एकत्व कह सकते हैं जिसे, वो मोनोपोली बनाना चाहता था। वो चाहता था कि जो कुछ भी निर्णय हो वो मेरे हाथ में हो, उसे जो है ईश्वर की छाया माना जाए, इसलिए वो किया था। तो स्टेटमेंट हम कह सकते हैं है तो दोनों सही, लेकिन ए समुचित व्याख्या नहीं कर पा रहा है। वैसे दोनों, क्योंकि ये मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए उत्तर पश्चिमी सीमा वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। बफर हो रहा है, शायद आप में नेट का इशू हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर, अब सबसे पहले तो गढ़ मुक्तेश्वर का मस्जिद कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश का हापुड़ जो डिस्ट्रिक्ट है उधर ही है, एनसीआर का शामिल हापुड़। दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बोला, जो खलीफा होते थे उनका सहायक किसने कहा था अपने आप को? बलबन ने, कैकूबाद ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, और इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्वयं को खलीफा का सहायक या फिर ईश्वर की छाया, इस तरह का किसने कहा था? तो गयासुद्दीन बलबन ने ही कहा था। गयासुद्दीन बलबन ने ही जो है अपने आप को जिले इलाही की भी उपाधि दी थी, यानी कि ईश्वर की छाया, खुदा की।
30 का ए, जलालुद्दीन खिलजी वो अलग है, खुद को खलीफा घोषित करना। रितु ध्यान दीजिए, इन दोनों में अंतर है। यहां लिखा हुआ है खलीफा का सहायक, ध्यान दीजिए, ये तो यहां है, यहां खलीफा का सहायक बोला गया है, ना कि खलीफा घोषित किया गया है, इसलिए यहां गलती है। नमस्ते रामधारी, ध्यान देना है, दोनों बातों में अंतर है रितु, इसलिए आपने सही सी जवाब दिया बलबन, और वो भी सी नहीं है, आगे हम उसकी भी बात करेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की, यानी उपाधि? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। तो याद रखिएगा सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय के नाम से जो जाना गया था वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय जो है ये उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी एक नए धर्म की भी शुरुआत करना चाहता था, लेकिन उसके मित्र के कहने पर फिर वो नहीं शुरू किया। वो बोलता था कि वो एक नया धर्म ही शुरू करेगा। वैसे उसने प्रशासनिक सुधार के लिए बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं। नेक्स्ट, कथन कारण फिर दिया हुआ है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय उसके सैन्य अभियान जो थे बहुत हुए थे, चाहे वो उत्तर भारत के परिदृश्य में बात की जाए, दक्षिण, उसके कई सैन्य अभियान हुए थे। तो यहां पूछ रहा है क्या दक्षिणी अभियान जो था वो धन प्राप्ति करना था या फिर क्षेत्र पर अधिकार करना था? यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऐसा कोई उसका क्षेत्र विस्तार करना नहीं था बल्कि धन की प्राप्ति करना था। तो हम कह सकते हैं कि ए तो सही है परंतु आर जो है गलत है। जो मुख्य उद्देश्य था वहां से धन दौलत लूटना, जिसमें वारंगल का जो था सबसे प्रमुख जो था वो वारंगल का अभियान जो था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने बोला कि उसने कई अभियान किए थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। गुजरात में किया था, रणथंभौर में, राजस्थान के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पे उसने सैन्य या विजय अभियान शुरू किया था। बी नहीं, सृष्टि ध्यान से सी। सेकेंड जो कारण जो है वो गलत है, पूरी तरह कारण गलत है। सृष्टि नहीं, सॉरी, अक्षय ने शायद बी लिखा है। अक्षय बी नहीं सी, ध्यान से। सृष्टि का सही है, सृष्टि ने सी। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़, ये आप देख सकते हैं कि पश्चिम से रणथंभौर, गुजरात, वारंगल। उसने दक्षिण अभियान जो है लास्ट में किए थे। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता ना भी हो कि कब कौन सा किया गया तो भी आप सही जवाब जो है निकाल सकते हैं। इसमें याद रखिएगा गुजरात जो हुआ था वो 1299 में हुआ था। उसके अलावा हम बात करें उससे पहले फिर हुआ था चित्तौड़ का, सॉरी रणथंभौर का 1301 में, क्योंकि ये खिलजी वंश का शासक था तो इनका शासन जो रहा था 1320 तक रहा था। उसके अलावा चित्तौड़ का था 1303 में और वारंगल लास्ट में था 1310 में। तो वैसे लेकिन मान लीजिए कि आपको एग्जैक्ट चारों का जो है वर्ष नहीं पता होता तो क्या करते? तो याद रखिएगा वारंगल सबसे दक्षिणी अभियान जो थे लास्ट में हुए थे, तो उससे देखे 3 लास्ट में आना चाहिए था। सबसे 3 एक ही ऑप्शन में लास्ट आता है। तो कई बार एग्जामिनर को खुद पता होता है कि सारे जो है फैक्ट्स नहीं याद रह सकते, तो कई बार खुद एग्जामिनर एक क्लू जो है प्रश्न में ही दे देता है, और अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आप सही जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये चारों के एग्जैक्ट ईयर पता हो ये जरूरी तो नहीं है कि आपको चारों के एग्जैक्ट ईयर पता हो, तो इसलिए उसने एक क्लू दे दिया, वरना वो 4 ऑप्शन उत्तर भारत के दे सकता था क्योंकि कई उत्तर भारत में अभियान हुए थे। तो उसने एक दक्षिण भारत में दे दिया क्योंकि दक्षिण भारत वाले लास्ट में थे। और अगर आपको नहीं भी पता होता तो भी सिर्फ एक बात से जो है आप सही जवाब जो है ला सकते थे, और आपका जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज राइट, 2 1 4 3।
और ये होता है स्मार्ट तरीका, तुक्के से नहीं होता है, स्मार्ट तरीके से कई जवाब जो है आपके प्रश्न में ही छुपे होते हैं और आप सही से दे सकते हैं। जैसा कि यही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना था कि दक्षिण भारत लास्ट में हुआ है और सिर्फ एक ऑप्शन में उसने लास्ट में 3 दिया है, वरना हो सकता है वो 2 ऑप्शन में 3-3 दे सकता था और कंफ्यूज कर सकता था, पर उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन के एंड में जो है 3 लिखा हुआ है। इससे जो है सही आपका जवाब आ गया। कम टू नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना है। उसे कृषि जमीनों, कृषि आप जानते हैं कृषि योग्य जो भूमि होती है, जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो ऐसे नहीं कि सारे जगह एक प्रकार का ही कर लगाता था, वहां जैसा पैदावार होता था उस आधार पर, यानी कि कृषि जमीन की पैमाइश के आधार पर जो है जमीन की मालगुजारी लेता था माप वगैरह के बाद। दूसरा है, उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू किया, नहीं, पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था। तीसरा स्टेटमेंट नीचे से होना चाहिए था, टाइपिंग एरर है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। निम्न कोडिंग स्कीम का सही उत्तर ये नीचे होना चाहिए था, 1-2, 2-3, 1-3, 1-2-3। बिल्कुल सही है कि उसने प्रांतों के गवर्नर के जो अधिकार थे उसे समाप्त कर दिए थे। कैसे? क्योंकि जो खूत होते थे, मुकदम होते थे, चौधरी होते थे, इनके पद इसने समाप्त कर दिए थे, जो कि कर वसूलते थे। जब हम थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे या फिर आपने अगर मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो इस बात पे चर्चा हुई है विस्तार में कि उसने खूत, मुकदम और चौधरी के पद जो है समाप्त कर दिए थे। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, फिर से कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। क्या है कथन? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। बिल्कुल सही, इसने बाजार मूल्य नियंत्रण लागू किया था। इसने बाजार सुधार के लिए बहुत सारे नियम बनाए थे, तो उसमें था मूल्य नियंत्रण लागू, यानी कि जो सरकार या राजा, उस समय राजा ही सरकार होती थी, तो जो तय कर देगी उसी रेट पर सामान बिकेगा, ना तो आप उससे कम पर बेच सकते हो ना ही अधिक पर बेच सकते हो, ये था। सेकंड है कि वह दिल्ली में अपने राजभवनों के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये नहीं वजह थी कि उन्हें कम देने के लिए ऐसा किया था। तो जो सेकंड कारण दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है, कोई एक तो सही भी नहीं है और बिल्कुल गलत है। तो यहां भी सेम, ए सही है और आर जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? कृषि को उन्नत बनाया, सिर्फ सामंतों और दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, या शासक को जनमानस से दूर किया। आपको बताना है किसकी वजह से जो है ये हुआ था। अगर वो बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाएगा या बाजार के कीमतों को, तो इससे कृषि उन्नत तो नहीं होगी। कृषि के लिए सिंचाई होना चाहिए, सही बीज होना चाहिए, उसको टाइम से वो क्या बोलते हैं पैसे कृषक के पास होने चाहिए, इससे कोई संबंध नहीं है। सामंत और दरबारियों को इसके समय काल में कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि इसने कई पदों को समाप्त कर दिया था, कोई मतलब नहीं है। आम जनमानस से दूर करने का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन सी इज राइट। इससे बहुत सफलता मिली थी, वहां पर जो है ईमानदारी से काम होता था, या फिर कह सकते हैं कि काला बाजारी रुकी थी। क्या मेनली क्या हुआ था? काला बाजारी रुकी थी, कह सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पीडीएस सिस्टम होता है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप सुने होंगे, इसे शुरू किया था? सबसे पहले पीडीएस जो है सिस्टम, इसकी न्यू जो पड़ी थी वो कब पड़ी थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और इसके प्रशासनिक सुधारों में सबसे मुख्य में से एक माना जाता है पीडीएस प्रणाली। इसके तहत जो है जो लोग थे उन्हें अनाज जो है मुहैया कराया जाता था।
अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए इज राइट, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। ये क्या है? शायद सेम प्रश्न जो है, एक मिनट, सेम प्रश्न ही और गलत टाइपिंग है। नेक्स्ट, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? अच्छा, दिल्ली के जो सुल्तान थे और मंगोल जो थे, इनके बीच की जो सीमा थी वो क्या थी? ब्यास, क्योंकि 1320 तक शासन रहा था खिलजियों का, ब्यास, रावी, सिंधु और सतलज। तो याद रखिएगा, यहाँ जो सीमा थी वो रावी नदी, रावी जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है, वहीं पर थी। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, तो उनमें से एक जो थी, इन दोनों के बीच सीमा थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? यानी कि अपने साम्राज्य की जो सीमा थी उसकी सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने, नासिरुद्दीन महमूद ने, बलबन ने और अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने ही ये कार्य किया था। उसने जो है साम्राज्य की सीमा की सुरक्षा के लिए सेना को याद रखिएगा, सबसे पहले नियमित करने वाला और नियमित वेतन, सॉरी नियमित नहीं, स्थायी करने वाला और नियमित वेतन देना भी किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सेना को स्थायी कर दिया और नियमित वेतन देता था, नकद में वेतन दिया जाता था। तो ये दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा, रितु ये प्रश्न आप कह रही थी, खलीफा और खलीफा का सहायक अंतर है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि खलीफा का सहायक किसे घोषित किया गया, तो वो बलबन ने अपने आप को किया था। लेकिन यहाँ है कि किसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, किसने किया था ये आपको बताना है। देखिए, बलबन ने तो खलीफा का सहायक घोषित किया था, तो ये नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा कुछ स्वयं को घोषित नहीं किया था। इसने जो उपाधि दी थी वो सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी थी स्वयं को। तुगलक से कोई संबंध नहीं है इसका। तो मुबारक खिलजी जो था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अगर देखिए, किसी भी शासक द्वारा कार्य जो किए जाते हैं उसमें अच्छा और बुरा दोनों ही किया गया होता है, तो ही कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए जाते हैं। जैसे अशोक की ही हम बात करते हैं, तो शुरुआती समय में अशोक एकदम क्रूर था, ऐसा लिखा हुआ है कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। लेकिन वो बाद में बौद्ध धर्म को अपनाता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, तो दोनों नजरों से देखा जाता है अशोक को। तो ठीक वैसे ही अलाउद्दीन के बारे में भी है, वो प्रशासनिक सुधारों में कार्य किया था, लेकिन सैन्य अभियान बहुत हुए हैं उसके समय काल, चाहे हम उत्तर भारत की जब बात करते हैं या दक्षिण भारत की बात करते हैं।